जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम में हम लोगों की सीरीज तैयारी बोर्ड एग्जाम की। यहाँ पर अभी तक मैंने पाइथन के वीडियोस डाले। अब ये आज पहला वीडियोस है जो कि हम लोग जावा पे डालने वाले हैं। ये वीडियो 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए बना हुआ वीडियोस है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं बीच में बताता जाऊँगा कि 9th में कितना है, 10th में कितना है, 11th में कितना है, 12th में कितना है। बट ये पूरे 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए ही है और यहाँ पर हम लोग पूरी जावा सीखेंगे लाइन बाय लाइन। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जावा है क्या। आखिर जावा में ऐसा क्या है कि हम लोग जावा पढ़ रहे हैं और जावा क्या है सबसे बेसिकली। तो मैक्सिमम लोगों ने ये बात कही कि जावा में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी पहले जावा ही नहीं पता थी, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक नया शब्द आ गया। चलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड, ये शब्द हम लोग जब भी सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक इमेज बनती है। वो इमेज मेरे ख्याल से कुछ ऐसी होती होगी, आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ ऐसी इमेज बनती होगी जैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड सुनते हैं, मतलब कुछ खतरनाक सा हो रहा है ना। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भी नहीं होती है जैसा कि हम लोग उसको देखकर सोच लेते हैं। हम लोग समझते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। चलिए, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ड है। पहला है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई टास्क, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा, एक मीडियम। क्या होता है, एक मीडियम जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से बातचीत करते हैं या फिर कंप्यूटर को कोई टास्क, कोई काम करने को कहते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं टास्क और मीडियम, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से कंबाइन हो रही हैं और कंप्यूटर में किस तरीके से काम कर रही हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहली बात, हम लोग कंप्यूटर के बारे में दो चीज़ें पहले जानना जरूरी है। कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर बेस्ड होता है। किस पे होता है, आईपीओ साइकिल पर बेस्ड। आईपीओ साइकिल का मतलब क्या है, आई का मतलब इसमें होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग एंड ओ का मतलब होता है आउटपुट। मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पर बना हुआ है और हम लोग लगातार इसी के थ्रू या इसी की टर्मिनोलॉजी पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी ट्रैक पर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो बतानी थी वो क्या थी, वो ये है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 की ही भाषा समझता है। जहां पे 0 का मतलब क्या होता है बच्चा, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात, इतना सीख लिया। बट सर अभी भी जितनी बातें आपने बताई उससे हम किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड से तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द का मतलब क्या है। तो चलो अच्छा, फिर से एक बार समझते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, लैंग्वेज का मतलब मीडियम होता है, ये आप लोग मानते हो? ठीक है भाई, लैंग्वेज का मतलब मीडियम होता है, ये बात तो सभी लोग मानते हैं। वेरी गुड। अब चलो लैंग्वेज को समझते हैं कैसे होता है काम। ठीक, चलो अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपके और आपके दोस्त के बीच में एक लैंग्वेज कॉमन होना जरूरी है। कैसे भाई, अगर आपको हिंदी ही आती है तो आपके दोस्त को भी हिंदी आनी चाहिए, तभी तो आप अपने विचार आदान प्रदान कर पाओगे, अपने थॉट्स का एक्सचेंज कर पाओगे। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके दोस्त को भी इंग्लिश आनी जरूरी है। मतलब कोई एक ऐसी चीज तो होने वाली है जो कि क्या है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कॉमन होगी, तभी आप लोग बातचीत कर पाओगे। अब भाई हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हुई जब कंप्यूटर के जैसे कि 5 जनरेशन हैं, आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर के 5 जनरेशन। जल्दी जल्दी इसको बताते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो थी वो किस पे बेस्ड थी, वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थी। दूसरी जनरेशन किस पे बेस्ड है, ट्रांजिस्टर पर बेस्ड है। और तीसरी जनरेशन आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बेस्ड थी। ठीक है, और चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पर, जो कि इस समय चल रही है, माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है। और पांचवी जनरेशन जो कि आने वाली है, फ्यूचरिस्टिक है, वो किस पे बेस्ड है, एआई पर बेस्ड है।
ठीक, हाँ, वेरी गुड। तो अब जैसे कि ये 5 जनरेशन थी, तो हम लोग यहाँ तक, ये दूसरी और तीसरी तक तो कंप्यूटर से बातचीत करने में लगभग लगभग नाकाम रहे थे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझ रहा था बेटा? कंप्यूटर क्या समझ रहा था? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 की ही भाषा समझ पा रहा था। अब मेरे ख्याल से 0 एंड 1 की भाषा में अगर हम लोग कंप्यूटर से बातचीत करने लगेंगे तो भाई साहब हमारे लिए तो बहुत समस्याजनक हो जाएगा, और हमारे लिए मतलब समझ लो ना के बराबर ऐसा होगा कि हम लोग कंप्यूटर से बातचीत कर पाएंगे, कंप्यूटर से कोई काम करवा पाएंगे। बट उसके बाद आईसी तक आने के बाद जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर और आईसी के बीच के जो समय था, उस समय हमारे पास आई कुछ चीजें जिसको हम लोग क्या कहने लगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि यह समय ऐसा था कि इसमें हम लोग कंप्यूटर से बातचीत करके उसके द्वारा अपने विचार उससे एक्सचेंज कर पा रहे थे, अपनी बात काम उससे करवा पा रहे थे। तो वो किसके थ्रू हो रहा था? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया था। वो काम यह किया था हम लोगों ने, वो काम किया गया था कि भैया हम जो है क्या कर रहे थे, हमने एक सेल बनाया, इसमें हम क्या लिखते थे? सोर्स कोड लिखते थे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, सोर्स कोड वो कोड है जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में लिख रहे थे। और उसके बाद क्या कह रहे थे? कोई एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है, अभी हम लोग आगे की बातों में उसका बात करेंगे कि आगे वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके थ्रू हम लोग बातें कर रहे थे। वो जो चीज थी वो क्या कर रही थी? कन्वर्जन कर रही थी। और कन्वर्जन किसका कर रही थी? हमारे द्वारा दिए गए सोर्स कोड का कन्वर्जन किसमें कर रही थी? 0 एंड 1 में कर रही थी। उसके बाद फिर क्या होता था? तब प्रोसेस होता था, फिर उसके बाद तब हमें आउटपुट मिलता था। ठीक भाई, हमने सोर्स कोड दिया, सोर्स कोड कन्वर्ट होता था 0 एंड 1 में, फिर प्रोसेसिंग होती थी, मतलब कि जो काम दिया गया है तब वो काम होता था। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो 0 एंड 1 ही समझ रहा है। जब वो 0 एंड 1 समझ लिया तब उसके बाद उसने उस पर काम करना चालू किया, और फिर उसके बाद वो उसके रिलेटेड आउटपुट हमें प्रदान करता था। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसी होने लगी थी। ठीक, चलो बेटा, वेरी गुड। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को मैं 2 सेकंड का समय देता हूं, अगर आप लोग को नोट करना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करने के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग रफ कर लिया जाए भाई। बट अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें करी, मेरे ख्याल से उससे आप लोग कनेक्ट तो कर गए हो, लेकिन अभी आप लोगों के पास एक बेहतरीन डेफिनेशन नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। किसके बारे में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, अभी तक आपने कोई बेहतरीन डेफिनेशन तो बताई नहीं। चलो भाई वो भी बता देते हैं, उसमें कौन सी समस्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, डेफिनेशन भी लिखवा दिया जाएगा। बट उसी के साथ साथ हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, वो चीज़ें भी देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसीलिए मैंने टास्क और मीडियम को रहने दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे ही हम लोग टास्क और मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई हम कोई टास्क देते हैं उसको, ठीक, सोर्स कोड के थ्रू, और वो किस में कन्वर्ट होता है? कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि 0 एंड 1, और तब जाकर उस पर कोई काम हो पाता है। ठीक, चलो, तो हम लोग कुल मिला के इसको इस तरीके से समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसे नोटेशंस हैं, कुछ ऐसे इशारे हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं? बताते हैं कि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा काम परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक, चलो, अब हम लोग इसके बाद जो है क्या देख लिया जाए, हम लोग इसके बाद जो है इसको देख लिया जाए, इसको पहले रफ कर दें, फिर उसके बाद चलो भाई हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सेट ऑफ
स्टेटमेंट्स मतलब भाई आपके घर में कोई शादी वादी होती है तो उसमें क्या किया जाता है, आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहां भी दिए जाते हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या कहने लगते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहने लगते हैं। अब क्लियर हो गया? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाप रे बाप, अभी तक तो हम लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया। वो नया टर्म क्या है? वो नया टर्म है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और समस्याजनक हो गया? नहीं, इसको हम लोग और आसानी से समझेंगे और इसको ठीक तरीके से एकदम समझ जाएंगे और ऐसा समझ जाएंगे कि फिर कभी हम लोग भूलेंगे ही नहीं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले एक चीज समझ लो भाई, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों के पास इस समय कुल मिला के 3 तरीके की टाइप्स हैं। ठीक, पहले ही मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं और मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको गेस करोगे कि कौन सा टाइप है। मेरे ख्याल से आप लोग पहले के बाद दूसरा टाइप गेस भी कर सकते हो। ठीक, चलो सबसे पहले पहले टाइप की बात करते हैं। ठीक भाई, चलो पहले इसको रफ कर दें। चलो अब इसमें दिया है लो लेवल लैंग्वेजेस यानी कि ट्रिपल एल। ठीक, वेरी गुड, लो लेवल लैंग्वेजेस यानी ट्रिपल एल, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या है। तो अगर लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करी जाए बेटा, तो लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्या समझती है, सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 की भाषा समझती है। यानी कि जो कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग है, जिस समय कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग शुरू हुई उस समय 0 एंड 1 पे ही काम हो रहा था। और इस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते थे, मशीन लैंग्वेज, या फिर उस समय की एक बहुत ही फेमस बहुचर्चित लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। अब जैसा कि मैंने पहले ही एक चीज इस वीडियो में बोल दिया है कि हमारे पास 3 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो भाई दूसरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो एक चीज, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है साइंस को लेकर के। वो कहावत है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, या फिर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंग्लिश में नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड हिंदी में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये हमारी साइंस को लेकर के 2 कहावतें हैं। ठीक, चलो तो ये कहावत को हम लोग यहां पर सिद्ध करते हैं कैसे। तो भाई देखो, अगर हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 और टाइप हैं, तो इन दोनों का कोई ना कोई ड्रॉबैक तो रहा होगा। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का कोई ना कोई ऐसा ड्रॉबैक रहा होगा जिसके कारण हमको अगले टाइप पर जाना पड़ा, क्योंकि पहला टाइप तो यही था और इसका नाम ही है लो लेवल लैंग्वेज। और हो सकता है अगले वाले का कुछ हो, मिडिल हो, या फिर उसके अगले वाले का लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो पहले हम लोग देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या क्या खामियां थी। अभी तक मैंने बताया है कौन कौन से पे काम कर रही थी, 0 एंड 1 पे काम कर रही थी, मशीन लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज इस समय की बहुत ही फेमस लैंग्वेज थी। ठीक है, अब ऐसी क्या खामियां थी कि हम लोग को अगले टाइप पर जाना पड़ा। अगले टाइप का नाम आपको मैं बता दूं, अगले टाइप का नाम है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमको लो लेवल लैंग्वेज छोड़कर मिडिल लेवल लैंग्वेज पर जाना पड़ा। तो उसमें सबसे पहला ड्रॉबैक यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। और जो पहला ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ही यही था कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 पर ही काम कर रही थी। और 0 एंड 1 पे काम करने के कारण समस्या क्या हुई, इसको कोई और समझ ही नहीं पा रहा था। सिर्फ कुछ साइंटिस्ट या फिर कुछ बहुत ही हाई लेवल के कोडर्स ही इस पे कोड कर पा रहे थे। अब इसके कारण क्या हो रहा था, आज के समय में अगर आप देखो तो हर इंसान के हाथ में फोन है, हर इंसान के हाथ में लैपटॉप है। और अगर आप थोड़ी बड़ी सिटीज में चले जाओ, नोएडा, दिल्ली, इन सब जगहों पे आपको एक एक बिल्डिंग में 4-4 कंपनियां मिलेंगी और उन सारे कंपनीज में हर इंसान के हाथ में लैपटॉप होगा, हर इंसान लगा होगा। तो इस तरीके से सबसे काम करवाने के लिए हमको कुछ ऐसा फ्रेंडली करना था जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। तो भाई 0 एंड 1 तो सबको समझाना बहुत मुश्किल था, तो हमने तरीका चेंज किया। हमने कहा भाई देखो इसका ड्रॉबैक यही है कि 0 एंड 1 पे काम कर रहा है, तो हमारे पास लैक ऑफ कोडर्स है, लैक ऑफ प्रोग्रामर्स है, लैक ऑफ कंप्यूटर यूजर्स हैं, क्योंकि सबको 0 एंड 1 नहीं आ रहा है। तो इसका कारण था कि हम अगले टाइप पे गए।
तो अगला टाइप क्या है, अब उसको देखते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगला टाइप है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, जो कि मैंने पहले ही नाम बताया। इसमें आते हैं हमारे इंटरप्रेटर भाई साहब। कौन आते हैं? इंटरप्रेटर भाई साहब। इंटरप्रेटर भाई साहब क्या है? इंटरप्रेटर भाई साहब एक ट्रांसलेटर है, जो कि क्या करते हैं भाई, ट्रांसलेटर को तो मतलब जानते होंगे। ट्रांसलेटर क्या होता है, हम लोग अगर समझ करो भाई हिंदी में आते ही हमको, आप हमारे कोई बहुत दूर से हमारे कोई फ्रेंड, हमारे कोई मेरे दोस्त मिलने आ रहे हैं हमसे, उनको इंग्लिश ही आती है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसलेटर रखेंगे। वो क्या करेगा, हमारे द्वारा हिंदी में बोले गए चीज़ों को इंग्लिश में बात करेगा, और उनके द्वारा बोली गई इंग्लिश की चीज़ों को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा, जिसको दोनों चीज़ें आती हैं। तो हमारे इंटरप्रेटर भाई साहब जो हैं, उनको भी दोनों चीज़ें आती हैं, 0 और 1 भी आता है, और हमारे द्वारा लिखे गए सोर्स कोड भी पता होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भी हम कोई कोड देते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 और 1 में, और उधर से जो आउटपुट आता है वो भी वो किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 और 1 में आया हुआ आउटपुट हमारे नॉर्मल, हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से इंटरप्रेटर भाई साहब ने हमारी हेल्प करी, और इनके आने से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ, और हम लोग बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के हम लोग आसानी से यूज़ करने लगे मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, और हमें कोई समस्या नहीं हुई इस समय की। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और प्राइवेसी क्या इशू था, मेन क्या इशू था, वो इशू भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज के। उसमें पहला एग्जांपल, सबसे पहला और सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सी लैंग्वेज। ध्यान रहे, सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सी लैंग्वेज एक बहुत ही ज़रूरी लैंग्वेज हुई, और आज भी सी लैंग्वेज बहुत ही चीज़ों में यूज़ करी जाती है। उसके बाद एक और लैंग्वेज आई, उस समय की काफ़ी बहुचर्चित लैंग्वेज रही है, लेकिन अब नहीं यूज़ में है, सिमुला 69, और बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में आती थी। ठीक भाई, बट एक चीज़ का ख्याल रखना ध्यान से बेटा, हमारी जो सी है, सी पे ही आपका विंडोज़ लिखा गया है, सी पे आपकी जावा लिखी गई है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सी पे लिखी गई हैं। इसलिए यही कारण है कि सी को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात, वही पुराना तरीका अपनाते हैं भाई। हमने आपको लो लेवल लैंग्वेज पढ़ाने खत्म करने के पहले ही अगले टाइप का नाम बताया था, मिडिल लेवल लैंग्वेज का, और हमने साथ ही साथ अपनी पुरानी कहावत आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसको भी प्रूव करके दिखाया था। तो यहाँ भी हम लोग वही कहावत वापस से सही साबित करेंगे। कैसे? हम लोग देखेंगे भैया, इसका अगले टाइप का नाम क्या है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेजेस है, अगली लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या नाम है बेटा? अगली लैंग्वेज का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज है तो भाई ये समझो कि सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी हाई लेवल लैंग्वेज की। तो समझो, पहला पार्ट क्या था, यहाँ पे प्राइवेसी का इशू था, और दूसरा क्या पार्ट था यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे पार्ट था सबसे ज्यादा उसका तुम्हारा स्टोरेज का इशू था। सबसे ज्यादा किसका इशू था? दूसरा स्टोरेज का। भाई साहब हमारा जो लैंग्वेज एमएलएल में था, वहाँ के कोड आसानी से चोरी हो जा रहे थे, यानी कि प्राइवेसी जा रही थी। और दूसरा इशू था स्टोरेज का, हम लोग इसके कोड को ठीक तरीके से स्टोर करके रख नहीं पा रहे थे, कोई भी हमारे द्वारा लिखा गया कोड यूज कर ले रहा था, और हम लोग स्टोरेज मतलब जहाँ भी स्टोर करके रखना था उसको स्टोर करके रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये कोड जो बड़े कोड लिख देते थे हम लोग, तो हम लोग उनको स्टोर करके वापस से रख नहीं पा रहे थे और काम नहीं कर पा रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज ने कैसे इन चीज़ों को दूर किया। हाई लेवल लैंग्वेज आई भाई, इनके साथ एक और आए होंगे भाई साहब, कोई ना कोई, हाँ इनके साथ एक भाई साहब आए, उनका नाम क्या रहा, कंपाइलर। क्या नाम रहा उनका? कंपाइलर। ठीक, चलो अब हम लोग समझते हैं कंपाइलर भाई साहब के बारे में। कंपाइलर भाई साहब अकेले नहीं है, ये दो लोग हैं कुल मिला के। एक इनके साथ अपने इंटरप्रेटर भाई साहब पुराने वाले मिले हुए हैं, कहे भैया हम आपका साथ देंगे, और एक ये खुद है कंपाइलर। ठीक, ये दो लोग हैं, अकेले कंपाइलर नहीं है। तो इंटरप्रेटर भाई साहब अपना पुराना काम कर रहे हैं, उनका पुराना काम क्या था, ट्रांसलेट करना। तो ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ट्रांसलेट होने के बाद ये क्या करेंगे, ये कोड जो है कंपाइलर भाई साहब के पास ट्रांसफर कर रहा है। कंपाइलर भाई साहब क्या कर दे रहे हैं,
कंपाइलर भाई साहब उस कोड को एक छोटे डाइजेस्ट में कन्वर्ट कर देना है। छोटा डाइजेस्ट क्या होता है सर, नया वर्ड आपने यूज कर लिया। ऐसे समझो, अगर एक मेन प्रोग्राम ये है तो ये क्या है, ये उसका छोटा डाइजेस्ट है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सारे लिंक्स रखे होंगे जो कि इससे इंटरकनेक्ट करेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे ही इंटरप्रेटर ने 0 और 1 में फोन प्रोग्राम को कन्वर्ट करके दिया, वैसे ही वो क्या करते हैं, इस प्रोग्राम का एक छोटा डाइजेस्ट बनाते हैं। और वो छोटे डाइजेस्ट, पहली बात याद रहे, छोटे डाइजेस्ट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं वीडियो के एंड में छोटे डाइजेस्ट का नाम आपको क्लियर करूंगा। ठीक, तो छोटे डाइजेस्ट भाई साहब जो हैं हमारे, ये हर जगह जाते हैं। जैसे हमारे वो नहीं है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, उन्होंने क्या करके रखा है, उनके पास भी कई सारे लोग हैं उनके जैसे दिखने वाले, और हिटलर ने भी पहले ऐसा किया है। हिटलर के पास भी उनके कई सारे लोग थे। हिटलर नहीं जाते थे हर जगह, हिटलर अब मिलने के लिए हमेशा दूसरे लोगों को भेजते थे जो उनके जैसे ही दिखते थे। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया था, जो कि अलग बात है, एक अलग कहानी है। अभी हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से मेन प्रोग्राम को हम कहीं भेजते ही नहीं है। मेन प्रोग्राम हमेशा हमारे पास क्या रहता है, स्टोर रहता है। हम भेजते किसको है, ये वाले हमारे जो छोटे डाइजेस्ट भाई साहब है ना, इनको भेज देते हैं। जहाँ कहते जाइए भैया सारी मीटिंग आप करके आइए, बस हाँ हमसे पूछ लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं, तो यही आराम होता है। अब इससे देखो कैसे इश्यूज दूर हो रहे हैं। पहला इशू जो हमारा क्या था, प्राइवेसी का था, वो कैसे दूर हुआ बेटा, प्राइवेसी वाला इशू ऐसे दूर हो गया कि जैसे ही प्राइवेसी का भाई, अब क्या हो रहा है, अब ये छोटा वाला डाइजेस्ट है हर जगह, तो मेन कोड कहाँ है, हमारे पास है, कोई चोरी ही नहीं कर पा रहा है मेन कोड को। एक बात का ध्यान रहे, कंप्यूटर की दुनिया में कभी भी हम लोग 100% प्राइवेसी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। हम लोग कुछ परसेंट तक ही जाकर उसको रोक पाएंगे। तो ये मैक्सिमम है, हो सकता है अभी आने वाली टेक्नोलॉजी में हम लोग और आगे बढ़े, बट अब तक का ये मैक्सिमम इशू है कि इस छोटे डाइजेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, प्राइवेसी को रोक पा रहे हैं। अगला इशू जो था वो क्या था, स्टोरेज का था अगला इशू। अब स्टोरेज के इशू से क्या फायदा हो रहा है, स्टोरेज के इशू से ये हो रहा है कि भाई हमारा स्टोरेज का इशू कैसे दूर हुआ, छोटा डाइजेस्ट था, छोटे डाइजेस्ट की क्या होगा, उसकी स्टोरेज कम होगी, हर जगह जा कौन रहा है, छोटा डाइजेस्ट जा रहा है, तो अपने आप स्टोरेज कम लगेगा। आज के समय में हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन देखते हैं। आप लोगों को पता होगा रैम, जैसे हम लोग जाते हैं तो रैम देखते हैं, याद होगा जब पबजी फ़ोन आया, पबजी फ़ोन गेम आया था तो लोगों ने रैम, अच्छी रैम का फ़ोन लेना चालू किया था। क्यों, क्योंकि वो फ़ोन को ज़्यादा रैम चाहिए होती थी चलने के लिए। बट उसको ज़्यादा रैम इसलिए चाहिए होती थी क्योंकि उसका जो डाइजेस्ट था वही ज़्यादा लंबा खिंच रहा था। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर भी वही छोटे डाइजेस्ट को ही रोकना चाहते हैं, क्योंकि मेन प्रोग्राम जो है वो अगर चल जाएगा उसकी तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वो 4 GB का थोड़ी ना होगा, वो तो होगा करीब 15-20 GB का। लेकिन मेन जो प्रोग्राम चलता है हर जगह जाके, वो वही 4-5 GB का होता है, तो उसको हम लोग रैम में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में किस पे चलता है, रैम पे चलता है। मैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का वीडियोस भी ला रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के वीडियोस भी देखिए, उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे रैम कनेक्ट करता है या कैसे कनेक्ट करता है। आज का वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जावा के बारे में बहुत कम जानेंगे, बट अगली वीडियोस से हम लोग सीधा जावा पे आएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो प्राइवेसी, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक, अभी अब ये क्या हो गया, प्राइवेसी और स्टोरेज दोनों इश्यूज क्लियर हो गए, जिसके कारण हाई लेवल लैंग्वेज अभी भी ठीक से चल रही है। अभी इसमें मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को और बताना चाहूंगा। छोटी सी चीज जो बताना है वो कुछ ऐसी है, छोटी सी चीज वो ये है कि भाई साहब 3 तरीके की जो टाइप्स मैंने बताए हैं, अभी मैं इसमें एक चौथा टाइप भी मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो जो चौथा टाइप होता है उसको कहते हैं प्रोसीड्यूरल
लेवल लैंग्वेजेस, ये टॉपिक मुझे थोड़ा कुछ खास पसंद है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेजेस का रीजन ये है कि भाई सर ये जो लैंग्वेजेस थी, ये लैंग्वेजेस दोनों में आती थी। किसमें किसमें आती थी? ये हमारी थोड़ा सा इनका कुछ पार्ट था जो कि मिडिल लेवल लैंग्वेज का भी सपोर्ट करता था, और कुछ पार्ट ऐसा था जो हाई लेवल लैंग्वेज का भी सपोर्ट करता था। इसमें सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी, वो लैंग्वेज कौन सी थी? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस पार्शियली हाई लेवल लैंग्वेज भी थी और पार्शियली मिडिल लेवल लैंग्वेज भी थी। तो वो हम लोग दोनों चीज़ों को यूज़ करते थे। और सी प्लस प्लस मुझे इसलिए कुछ खास पसंद है क्योंकि मैंने 12th में सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो मुझे सी प्लस प्लस कुछ खास पसंद भी है। तो हालांकि वो बात की बात है। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और भी रह गई बताना हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि छोड़ा हुआ भी गया है थोड़ा सा। उसमें ये रह गया था, पहले तो ये रह गया कि इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने नहीं समझे। क्या नहीं समझे? इसके एग्जाम्पल्स। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल में आती है पाइथन, आपकी लैंग्वेज जावा। ये सारी लैंग्वेजेस किस में आ रही हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स में आ रही हैं। हम लोग ये सारी लैंग्वेजेस HLL में सीख सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में जावा है तो हम लोग जावा ही सीखेंगे। अब एक चीज़ जो मैंने कहा था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तो उसका आंसर मैं देता हूँ। ऑब्जेक्ट को कहते हैं, डाइजेस्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी मुझसे गलती से निकल गया। जो भी डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और इसको इसीलिए हम लोग जावा को क्या कहते हैं? जावा इज अ, क्या कहा जाता है? जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई। क्या है जावा? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी के थ्रू जावा पे सारा काम होता है। तो जो छोटा डाइजेस्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेकर के कुछ टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जय हिंद, बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। हम लोग इसके बाद जावा को कवर करेंगे पूरा 9th के अकॉर्डिंग, 9th सिलेबस तक, 10th 11th 12th। मैं हर सिलेबस के खत्म होने पर एक रिमाइंडर दूंगा। बट हाँ, आप जिसको पूरी जावा सीखनी है वो भी यहाँ पे बना रह सकता है। जय हिंद।